हमें जब मालूम है कि बिहार की मीडिया की क्या अवस्था है, तो जनता जंक्शन को वो लाखों सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? जो अमुक पेजेस को जो अमुक मैं बहुत बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन अखबारों को मिलते हैं जिसके फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट 50-50 लाख और 1-1 करोड़ का होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज अपन वीडियो कॉल से जुड़े हैं। जिनसे जुड़े हैं उनका 4-5 परिचय है, लेकिन मैं अपना वाला जो मुझे पसंद है वो आखिरी में बताऊंगा। पहला परिचय ये है कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। स्ट्रेटेजिस्ट वर्ड कितना सही है ये मैं उनसे पूछ लूंगा। दूसरा परिचय ये है कि इन्होंने एक किताब लिखा है और किताब का नाम है लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट। और जो मेरा फेवरेट है शुभरास्था जी, वो ये है कि आपका एक पेज है बिहार की बेटी, और उसी के चलते आज अपन वीडियो पे जुड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने गर्व से ये लिखा है कि मैं बिहार की बेटी हूं, जो सोशल मीडिया पर हर वक्त बिहार के लिए अभियान चलाती हैं, उनसे बिहार के बारे में बात करने में अलग खुशी है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया शुभरास्था जी, जनता जंक्शन से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बुलाने के लिए। और प्रशांत, इससे पहले की बात शुरू हो, मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जनता जंक्शन के पूरे परिवार को और आप जैसे कई युवाओं को जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके वो वापस बिहार गए और बिहार में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर आजीविका के साधन के लिए और लोगों को संबल बनाने के लिए एक नई मुहिम छेड़ी है आप लोगों ने। खास करके बिहार की मीडिया में इस तरीके का इंटरवेंशन मेरा पसंदीदा इंटरवेंशन है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आप लोगों की टीम को। धन्यवाद आपका शुभरास्ता जी। तो अपन लौट आते हैं। आप बिहार से हैं, आप असम के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाती हैं। आज आप एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिस पर आप कन्वर्सेशन करती हैं और वो कन्वर्सेशन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो शुभरास्था जैसी लड़की जब दिल्ली जाती है, राजधानी उसे पहचान लेता है, उन्हें सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते हैं। आपके एक वीडियो को 10 करोड़ लोगों ने देखा है, कन्हैया वाली बहस को। तो वो शुभरास्था जब ये बोलती हैं दिल्ली से बैठकर कि बिहार के लड़के जब बिहार में जाकर काम करते हैं तो अच्छा लगता है, वो बिहार में आज क्यों नहीं है? मैं बिहार में हूँ प्रशांत। 2-3 चीजें आपने जहां से शुरुआत की वहां से मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजी शब्द मुझे पसंद नहीं है, स्पेशली जिस पॉलिटिकल पार्टी से के लिए मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ। और सिर्फ असम में नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रभार हम लोगों के पास है, मेरे पास और अब मेरे पति, तब हम लोग एक साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी असम इलेक्शंस के समय। तो स्ट्रैटेजी हम नहीं बनाते, स्ट्रैटेजी पार्टी का हर कार्यकर्ता बनाता है, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। और बीजेपी के साथ ये चीज थोड़ी और ज्यादा सशक्त है, मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। बाय एंड लार्ज काफी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो, इसीलिए स्ट्रैटेजिस्ट शब्द से मुझे हमेशा से दिक्कत रही है और हर मंच पे मैं इस बात की बात करती हूँ। दूसरी चीज जो आपने जो अहम सवाल उठाया कि मैं बिहार में क्यों नहीं हूँ, तो प्रशांत मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बिहार से ना केवल जुड़ी हुई हूँ, मैं बिहार मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, कई कार्यक्रम मैं बिहार में कर रही हूँ। और अभी लॉकडाउन के समय भी, कोरोना के समय भी मैंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जो बिहार के लिए ही थे। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन है, पूरी तरह से मैं इकोनॉमी ओपन हो गई है मैं नहीं मानती हूँ, और फ्लाइट टिकट्स अभी महंगी हैं। तो ये सारे कारण है कि मैं फिलहाल बिहार में नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से बिहार से जुड़ी हुई हूँ। बिहार के लिए जितना हो सकेगा मुझसे मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। 2015 में आपने नीतीश जी के लिए काम किया था। मैं कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, आपने इसलिए रोक दिया। आपने बिहार को समझा पहले से ही क्योंकि आपका जन्म पटना का है। उसके बाद आपने 2015 में नीतीश जी के लिए काम किया। अब फिर इस साल चुनाव है, क्या लगता है आपको, वो बिहार जब आप जन्म ली थी, वो बिहार जब 2015 में आपने चुनाव की रणनीति बनाई, और आज का बिहार क्या बदलाव है? कोरोना को मद्देनजर ही बताइएगा। जी प्रशांत जी, मेरा जन्म रांची का है, ननिहाल रांची का है। परवरिश मेरी नालंदा और पटना दोनों के बीच में हुई है। नालंदा मेरा पैतृक गांव है और पटना में शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद बाहर निकली। बिहार निश्चित रूप से बदला है और कुछ चीजें बिहार में स्थायी हैं। जो स्थायी है मुझे लगता है उसके बदलाव के बिना बिहार को बिहार में बदलाव या बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव होने की बात मुझे लगता है करना भी बेमानी है। और इसलिए मैं ये चीज कह रही हूँ क्योंकि कल्चरली और सोशली एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं जहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, और हमारे जनरेशन का दुर्भाग्य ये रहा कि हम जेपी आंदोलन से निकले हुए कई नेताओं के साथ हम लोगों ने आगे विकास की राह पर हम लोगों ने चलने की कोशिश की,
लेकिन हमारी जनरेशन में कोई ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन बिहार सेंट्रिक नहीं हुआ। तो ये अभी तक हमारा लक ऐसा है कि नहीं हुआ। आगे इसको हम क्या सौभाग्य में बदल सकते हैं बिहार के युवा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे लगता है इस प्रश्न पे बात ज्यादा होनी चाहिए। प्रश्न तो ये भी है शुभरास्ता जी कि 50 लाख लोग कोरोना में पलायन करके वापस आए हैं बिहार, और एक डेटा ये भी है कि 20 लाख लोग वापस लौट भी चुके हैं। और तब शुभरास्ता जी एक लेख में ये लिखती हैं कि मैं ना चाहते हुए भी नीतीश के लिए काम कर रही थी, नीतीश जी के लिए। और अब आपने जब एक लेख में मेंशन किया है, लेख का टाइटल मैं पढ़ देता हूं, डियर नीतीश कुमार रिगार्ड्स अ डिसहार्टेंड डॉटर ऑफ बिहार। ये आपने 2016 में लिखा था, और आज की उस पलायन से इसको कनेक्ट करें तो शुभरास्ता क्या कहेंगे? ये मेरा बहुत कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है प्रशांत, कि जिस तरीके से हम लोगों ने और मैं जब हम कह रही हूँ तो मैं सबको ऐड कर रही हूँ, जनता की भी मैं बात कर रही हूँ। जिस तरीके से हमने कलेक्टिवली अपने स्टेट को अब फेल करने का एक तरीके से जिम्मा उठा लिया है, उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। आज 1-2 दिन पहले की खबर है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी रिजर्व की है जी अपने लोगों के लिए। क्या बिहार में ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती थी? बिहार में ऐसी पॉलिसी आने के पहले एक सवाल पूछना ये होगा, क्या बिहार में उतनी इंडस्ट्रीज हैं? क्या बिहार में प्राइवेट सेक्टर इतना रूप से व्यापक है कि हमारे सारे जो भाई बहन बाहर गए उनको आप आत्मसात कर ले? उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि आप बिहार में किस तरीके की इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं? क्या बिहार में बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़े कारखाने मिथिलांचल में लगाए जाए, या क्या मगध में उस तरीके की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज और आईटी हब की बात बने? किस तरीके की इंडस्ट्रीज की बात हो रही है? मिथिलांचल में, जो कि कल्चरल नर्व सेंटर है हमारा, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ मिथिलांचल में, राम सीता का पूरा वो क्षेत्र एक तरीके से माना जाता है, उसको डेवलप करने की जो स्ट्रैटेजी होगी वो बहुत अलग होगी मगध क्षेत्र को डेवलप करने की, या भोजपुर क्षेत्र को डेवलप करने की। तो ये जो तमाम संस्कृतियों, बिहार भी एक तरीके से मिनी इंडिया है, उसके पूरे जो मेरी जो डाइवर्सिटी है उस चीज को लेकर, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मागधी, मैथिली, सारी भाषाओं, ये केवल भाषाएं और डायलेक्ट्स नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग विभिन्न संस्कृतियां हैं। इन संस्कृति को एक इंडस्ट्रियल पैरामीटर मान करके क्या कुछ चीजें डेवलप की जानी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर विचार किए बिना प्रशांत, मुझे लगता है बिहार के डेवलपमेंट पे या बिहार में पलायन की बात पे बात करना भी संभव नहीं है। ये मेरा मानना है पर्सनली। पॉलिटिकल रीजंस बताइए, किसका दोष है ये? पॉलिटिकल रीजंस किसका दोष है ये? लोगों का? जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ नहीं, एक तो ये साइलोज में हम नहीं देख सकते। एक चीज जो हमारी जनरेशन के साथ अच्छी है प्रशांत, आपकी मेरी, मैं पूरे मिलेनियल और यंग जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, जनरेशन जेड भी आजकल कहा जाता है, जूमर्स की जो जनरेशन है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। इस जनरेशन में हमारे पास वी हैव द लग्जरी ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव डेटा ऑल्सो। आप देखिए, हर व्यक्ति जिम्मेवार है, मैं भी जिम्मेवार हूँ कहीं ना कहीं। कहीं ना सरकार तो ऑब्वियसली जिम्मेवार है। अगर 15 साल तक कोई सरकार शासन में है, अभी वाली सरकार, इसके पहले जिन सरकारों ने रूल किया, जिनकी वजह से मुझे लगता है, जिनके कुकर्मों की वजह से नीतीश कुमार आए सत्ता में, सारी सरकारें जिम्मेवार है, और उनके साथ साथ सिस्टम भी जिम्मेवार है, जिस सिस्टम का अभिन्न अंग आप और हम जैसे लोग हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरीके की जिल्लत झेलनी पड़ी हमारे मजदूर भाई बहनों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मैं आज इस सिचुएशन में देखिए, मैं भी माइग्रेंट हूँ, बिहार में जन्मी, यूपी में ब्याही, माइग्रेंट तो मैं भी हूँ, दिल्ली में मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके की जिल्लत के साथ हमारे कुछ भाई बहनों को वापस जाना पड़ा, और सोचिए वो कितनी पीड़ा होगी कि वापस उनको उसी जिल्लत भरी जिंदगी में वापस लौटना पड़ रहा है। कुछ मजबूरियां हैं उनकी, उन मजबूरियों के लिए जिम्मेवार क्या सरकार है? क्या सरकार का वो तंत्र है जिसको तो आप पॉलिटिशियंस को तो बदल सकते हैं हर 5 साल के बाद, ये आपकी और मेरी बहुत बड़ी ताकत है। आप नौकरशाहों का क्या करेंगे? आप उन ब्यूरोक्रेट्स का क्या करेंगे जिनकी फाइल नोटिंग्स सरकार बदलते ही उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिटिक्स, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिहार में पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस पे रेवोल्यूशंस हो जाए, आप उनको कैसे हटा पाएंगे? एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार की, वो तो अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी दखल दे रही है, आधिकारिक रूप से दखल दे रही है, बिना रिजाइन किए दे या रिजाइन करके दे या रिजाइन करके दे। तो ये सारे तंतु जुड़े हुए हैं इस तंत्र के साथ।
तो किसी एक अवयव को दोष दे करके ये अज्यूम करना कि समस्या सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं एक जिक्र करना चाहती हूँ, जैसे आप वापस बिहार में गए और आपने मीडिया हाउस की शुरुआत की। मागधी बॉयज नाम से एक फेसबुक पे पेज चलता है, आपने उनका जिक्र भी किया है। विश्वजीत जी विश्वजीत और युगल, मैं मतलब दोनों के साथ छोटे भाई जैसा स्नेह है मेरा। वापस वहां पे जाकर के फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करने की बात, उन दो, मुझे लगता है अगर बिहार में फिल्म इंडस्ट्री कभी भी खड़ी होगी, इन दो युवाओं को पूरा सरकारी सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क लिया है इन लोगों ने, मुंबई से छोड़कर इतना अच्छा, बिल्कुल बंबई से छोड़कर, बंबई में कितना बढ़िया काम कर रहे थे, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड थे, वापस लौटकर अपनी मिट्टी के लिए कुछ सोचना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है सभी पहलुओं पे बहुत आराम से और शांति से बात होनी चाहिए। अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ प्रशांत, हमारे जो कॉन्वर्सेशन का स्टाइल हो गया है, वो चाहे नेशनल मीडिया हो या रीजनल मीडिया हो, वो इतना झगड़ालू हो गया है कि हम शांति से बात करने की जो कला थी वो पूरी तरह से खो चुके हैं। मुझे लगता है डिजिटल स्पेसेस एक चौपाली, जो आप और हम जो बैठ के कर रहे हैं, वो बेसिकली चौपाली है। बिल्कुल। हमारे यहाँ नीम के पेड़ के नीचे माँ के दरबार के सामने जो जगह होती थी, वहां बैठ करके चाचा काका वही बात करते थे जो आप और हम कर रहे हैं। ये बात हम थोड़ा और व्यापक स्तर पे कर करके बिहार के भविष्य के लिए एक सम्यक चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल मुझे नहीं लगता सरकार का सवाल है, ये सरकार जनता जनार्दन का भी सवाल है। अच्छा, हमें क्या चीजें पसंद आ रही हैं, किन चीजों को हम देख रहे हैं। हमें जब मालूम है कि बिहार की मीडिया की क्या अवस्था है, तो जनता जंक्शन को वो लाखों सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं मिल रहे? जो अमुक पेजेस को जो अमुक मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन अखबारों को मिलते हैं जिसके फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट 50-50 लाख और 1-1 करोड़ का होता है। ये सवाल अगर जनता से हम नहीं पूछे तो हम सरकार से क्यों पूछेंगे? सरकार का तो सिस्टम पता है आपको और मेरे जैसे लोगों को। सुब्रास्ता जी, मैं जानता हूं कि आप बीजेपी को बार बार ये कह चुकी हैं कि आप उनके लिए रणनीति नहीं बनाती हैं, आपका दिल ही उनसे मिलता है। मैंने भी इंटरव्यू के पहले ये सोच लिया था कि मैं कोई भी सवाल पॉलिटिकल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जवाब ऐसा था कि पॉलिटिकल पूछ दे रहा हूं। आपको क्या लगता है, एक मतलब आप ये मत सोच के जवाब दीजिएगा कि अगर आप सुशील मोदी को किसी मायने में अच्छा दिखाएंगे या भाजपा को, तो आप अपना मतलब अपने साथ आप ईमानदारी करेंगे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको ऐसा कुछ उम्मीद नजर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो तथ्य के हिसाब से बता दीजिए। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं। मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ प्रशांत। मैं ये कह रहा हूँ, क्या उम्मीद लग रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पलायन हो गया, लोग आए फिर चले भी गए, ठीक। शिक्षक बिहार में हड़ताल कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, ठीक है। उसके बाद आपको आज पटना में रिकॉर्ड टूट गया है, कोरोना के इतने केसेस आए हैं। नीतीश जी ये दावा कर रहे हैं कि 9000 टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट नहीं हो रहा है। ये मतलब जग जाहिर बात है, एक दिन में 9000 हो ही नहीं सकता बिहार में। कई लोगों ने ये कहा है कि आप साबित कर दीजिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये अलग बात है। लेकिन आप जब ये नेशनल मीडिया आप देख रही हैं, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स आप देख चुकी हैं, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में बिहार में बदलाव की क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो पुशअप होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मुझे लगता है युवाओं के मुद्दे को जो भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा सशक्त तरीके से उठा करके लाएगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे लगता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में, इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि संभावना बननी चाहिए। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं प्रशांत, क्योंकि मैं बिहार की मिट्टी से आती हूँ और बिहार की राजनीतिक मिट्टी की थोड़ी बहुत समझ मुझे है, ये काम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ही हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति होती है बिहार में, जहां पे आप और हम कितना भी चाह लें, जाति को आप अभी के परिप्रेक्ष्य में अलग करके नहीं देख पाएंगे। ये एक आदर्श हो सकता है हमारा, रुक जाइए, आदर्श अवस्था हो सकती है। बिल्कुल प्रशांत, मैं अब एक अंतिम बात मैं कह दूं, ठीक है, आदर्श अवस्था यही हो कि बिना जाति देखे हुए लोग वोट डालें। आदर्श अवस्था बिल्कुल ये होनी चाहिए। लेकिन क्या हम उस आदर्श को आगे ले चलने के लिए, क्या हमारा समाज, क्या आपके और मेरे दादा दादी क्या तैयार हैं? और वोट वो भी डालेंगे। वोट केवल प्रशांत और शुभ्रास्ता नहीं डालेंगे। वोट डालने के लिए जब विभाजन होगा तो टोले भी वोट एक साथ डालने वाले लोग हैं, महिलाओं का जत्था भी एक साथ वोट डालने वाला है, युवाओं का समूह भी एक साथ वोट डालने वाला है। और कहीं न कहीं जातिगत समीकरण बिहार से आप अलग नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको मैं एक डेटा देता हूँ। बिहार में अभी मतलब इस चुनाव में 15 छोटे छोटे पार्टियां खुल गई हैं सिर्फ अभी इस चुनाव में, मतलब वो पहले से एक्टिव नहीं थे। एक विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी चलाते हैं उसको। मुकेश सहनी ने ऑन कैमरा, शुभ्रास्ता जी, ये कहा है
कि जब सब लोग अपने अपने जात को इकट्ठा कर रहा है तो हम भी कर ले रहे हैं, ऑन कैमरा वो ये कह रहे हैं। और आज मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बिना जात के बिहार में पॉलिटिक्स हम सोच रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, ये मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। लेकिन कब तक? इसका कोई मतलब जरिया नहीं है जो हम इसका विकल्प सोच सके, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या मतलब जैसा इसका? हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा, आदर्श स्थिति यही होगी प्रशांत की, बाबा साहेब ने जिस तरीके के समाज की कल्पना की, उस समाज को हम आत्मसात करके, जिस समाज की कल्पना हमारे पुरखों ने किया कि सगुन गीत गाते समय भी बिना एक एक जाति का नाम ले करके, बिना सबका आह्वान किए हुए हमारे यहाँ कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं हो सकता। जब तक ये वाली सोसाइटी वापस हमारे पास नहीं मिलेगी, बिहार में कास्ट को अलग करके राजनीति को देखना, मुझे लगता है एक बहुत खूबसूरत सी कल्पना होगी, जिसके नहीं मिलने पे आप और मेरे जैसे युवा निराश होंगे। मैं ये बात कह रही हूँ। इसका आगे सोल्यूशन क्या हो? मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को और मुखर होना पड़ेगा अपने अपने जीवन में। किस तरीके से हमने कास्ट की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की। मेरी शादी एक इंटरकास्ट शादी है, और मैं इस चीज को लेकर के मैं हमेशा खुल करके इस बात पे बात करती हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कहना, क्योंकि आज भी बिहार के जिस गांव से मैं आती हूँ, उस गांव में ये एक्सेप्ट करना, उस गांव से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था मेरे विवाह में। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए मेरे दादा दादी का बहुत बड़ा रोल है। वो मेरी शादी में भले ही नहीं आए, लेकिन मौन स्वीकृति उनकी थी। इसलिए क्योंकि लॉजिकली और जिस तरीके से मैंने घर पे बात रखी थी, उस बात में उनको दम दिख रहा था। तो कई बार आप बहुत मुखर रूप से घर को तोड़ करके, विद्रोह करके, और ये बात मैं बहुत ज़हीन पॉलिटिकल बात कह रही हूँ, तोड़ करके अगर आप राजनीति करना चाहेंगे प्रशांत, चाहे वो घर की बात हो या समाज की बात हो, या आप पॉलिटिकल पार्टी खोल करके करने की, आप लोगों को जातियों में तोड़ेंगे, आप तो वही टुकड़ों की जो बात होती है, बहुत कॉमन हैशटैग पार्लांस में अगर बोलूं, तो बात नहीं बनेगी। आपको सबको लेकर चलना होगा। आप जो काम कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन समाज को आप जोड़े रखिए। आज भी जब भी मैं पटना जाती हूँ, बिना गांव जाए मेरा दौरा नहीं होता, और मैं हर घर विजिट करती हूँ। सबको मालूम है मेरे विवाह के बारे में। मैं हर घर में जाकर सिंदूर चूड़ी वहां से लेती हूँ, पहनती हूँ, बकायदा जो खोइछा होता है मैं सब घर से लेकर के आती हूँ। तो ये जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये एकमात्र मॉडल है, लेकिन इस तरीके से हमें अपने समाज की वर्जनाएं तोड़नी होंगी, तभी आगे चल करके बात हो सकती है। निजी उदाहरण दिया आपने अपने एक लेख में लिखा है कि आपके दादाजी ने कहा था कि लड़की सन के काम का बा पढ़े के बाद चूल्हा फूकना है। मेरे मौसेरे दादाजी थे वो। अच्छा उसमें तो आपने जिक्र देखा होगा, वो मेरे मौसेरे दादाजी थे जी। तो वो बदल गया अभी? नहीं, उनके घर में किसी बेटी को कोई किसी तरीके की शिक्षा दीक्षा फॉर्मल नहीं हुई। हालांकि उनकी बेटियों को, अगर एक सवाल, अब मैं 2016 और 2020 में अंतर ये आया है कि मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने क्यों ये मानक बना दिया कि जब आदमी 10th स्टैंडर्ड पास कर जाए, किसी भी तरह से पास कर जाए, बिहार में आपको और मुझे स्थिति पता है किस तरीके से लोग पास भी करते हैं, तो किसी तरह से वो पास करना, और यहाँ पे जो होम साइंस ग्रेजुएट्स जो LSR और लेडी अर्विंग कॉलेज में होम साइंस का कोर्स होता है, क्या हमारे बिहार की माताएं और बहनें क्या वहां के पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्कॉलर्स हमारी माताओं और बहनों के सामने टक्कर ले सकते हैं होम साइंस के उसमें? तो फॉर्मलाइज लेकिन सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी वहां नहीं गई, या उनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो एक विधा है पढ़ाई लिखाई की, गुण की, तो हम भी उनको अनपढ़ जाहिल गंवार मानते हैं। हालांकि इस बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एजुकेशन की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एकदम चाहती हूँ, और ये मेरा पर्सनल पीड़ा भी है कि मेरे साथ पली बढ़ी जितनी भी लड़कियां थी, सबकी शादियां बहुत जल्दी हो गई, सबके बच्चे हो गए, और आज ये भी लिखा आपने। कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है उनके पास जिस तरीके के एम्बिशन की कल्पना मैं अपने जीवन में करती हूँ, और मैं सबसे टच में भी हूँ। तो दुख होता है कई बार कि मेरे पास वो संसाधन थे, मेरे पास वो पेरेंट्स थे, मेरे पास वो दादा दादी थे जिनको ये समझ थी। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास एक सेंस था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ने भेजे जाना जरूरी है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू अ मोर लार्जर क्वेश्चन, कि बिहार के संदर्भ में रूरल बहुत ज्यादा हमारा प्रदेश है। पटना को भी मैं एक बड़ा गांव मानती हूँ, अगर मैं बाकी नगरों से अगर कंपेयर करूं। ऐसे सिचुएशन में आप अर्बन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग, इन दोनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। बिहार के गांव जब तक विकसित नहीं होंगे, आप बिहार में किसी केंद्र के किसी
अर्बन सेंटर के डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। तो आपको गांव तक सड़कें पहुंचानी होंगी, आपको गांव वालों को इंश्योर करना होगा कि वो इंडस्ट्री का महत्व समझे, वो अपने हुनर को पैकेज करने का महत्व समझे। मैं आज सिलाव का खाजा नहीं खा सकती ना पटना में प्रशांत, और लगातार मेरी कोवर्किंग स्टूडियो के जो फाउंडर्स हैं और जो बच्चे वहां पे काम कर, लगातार हमारी बात होती है कि कुछ हो कि मैं मालदा आम खा सकूं, मेरी इच्छा हो तो मैं बता सकूं कि भाई अल्फोंसो को टक्कर देने वाला मालदा आम है, मैं बता सकूं कि ये जो राजस्थान की जो घेवर मिठाई है उसको टक्कर देने वाला माठ है, मैं बता सकूं कि हमारे यहाँ जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो किस तरीके का वहां पे किस तरीके की कल्चरल सिंबल्स का हम यूज करते हैं, वहां के कलश में अपने घर में ला करके स्थापित कर सकूं। ये सारी चीजें, पान, जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो मुझे पान की जब व्याख्या होती है, बनारसी पान की व्याख्या होती है, तो मुझे वो गीत याद आता है जिसमें मगहिया पान की बात हो रही होती है, जिसमें खाला गोरी हो तू मगहिया ढोली पनमा उसकी बात होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको एक इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात कर सके। कल्चर गांव एक रोमानी कॉन्सेप्ट को करके नहीं रहे, वो एक ऐसा वहां हर गांव का। आप मणिपुर, इनफैक्ट मैं नॉर्थ ईस्ट में मेरे काम करने का अनुभव इतना इंटरेस्टिंग रहा है प्रशांत, मणिपुर के जो गांव हैं, मेघालय के जो गांव हैं, सशक्त गांव हैं, अपने आप में एवरी विलेज इज अ इकोनॉमिक यूनिट। कुछ लोगों ने इतना बढ़िया, कुछ लोगों ने अपने गांव को इतने अच्छे से डेवलप किया, लोग जब वहां जाते हैं तो 20-20 रुपए पहले फीस, एंट्री फीस जमा करके तब गांव घूमने जाते हैं। हम लोग अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते ये चीज? मैंने जब विश्वजीत प्रताप सिंह से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए इतना वायरल हूं क्योंकि मैं अपने जड़ से जुड़ा हुआ हूं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब हमारा कल्चर बेस्ट है, हमारे पास अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, खाजा है, आपने खुद बताया पान है गया के उस गांव में, अभी जहां कई लोग जा भी रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? कोई सोल्यूशन है क्या आपके पास जो आप जैसे युवा ये बता सके कि जो हमारे टेक मतलब जो कल्चरल चीज है या फिर खाने की छोटी छोटी चीजें हैं या फिर जहाँ कांसा का पित्तल का काम होता है, जिससे हम चाहें तो यहाँ पे रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, और एट द मोमेंट हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में बिहार का एक स्थान हो सकता है जो अभी नहीं है। हम हर चीज में नीचे है, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में हमारे पास उत्पादकता बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? मुझे लगता है एक तो हम जैसे लोग जो विस्थापित अपने आप को मानते हैं, कल्चर से विस्थापित, जमीन मिट्टी से विस्थापित जो लोग, माइग्रेंट्स हम अपने आप को जो कहते हैं, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारे घर में अपने कल्चर की बहुत सारी चीजें हों। हमारे छोटी छोटी चीजें, पूजा पाठ की सामग्री, किचन का सामान, अपने अपने स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर्स हम जैसे लोगों को बनना पड़ेगा। विश्वजीत जैसे बच्चों को बनना पड़ेगा जो कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक अलग अलग लेवल का वो लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाली बात हुई। दूसरी चीज ये हुई, गांव में जा करके ये लोगों को समझाना, लोगों के साथ मिल करके काम करना, सिर्फ समझाना ही नहीं। अब मैं भी बैठ करके बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दूं और अगर मैं एक भी इम्प्लीमेंट अगर नहीं कर पा रही हूँ अपने जीवन में प्रशांत, तो कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक विजन है मगध क्षेत्र को लेकर के। अपने गांव से मैंने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। मैंने अपने गांव के एक विलेज को स्कूल को अडॉप्ट किया है, जिस स्कूल में मैं भी कभी कभी गई, बहुत यादें जुड़ी हैं उस स्कूल के साथ। एक नर्व सेंटर की तरीके से उसको डेवलप करते हुए शायद हम आगे बढ़े तो मे बी एक काम हो सकता है। और लोगों को ये भी समझा, बिहार में एक समस्या हम लोगों के साथ एज अ सोसाइटी है कि पैसे के कॉन्सेप्ट से भी कंफर्टेबल नहीं हो पाए। कोई व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो वो खराब ही होगा या नैतिक रूप से वो गलत कर रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। और ये चीज समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हर चीज में अर्थ की जरूरत पड़ती है। आप पढ़ने भी जाते हैं तो जमीन बेच करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटी हो या बेटा, आजकल बेटियों को भी पढ़ाने के लिए लोग जमीन बेच रहे हैं। तो आपको जमीन बेचने की जरूरत ना पड़े, आपके पास उतने पैसे हों, ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। अर्थ की, मुझे लगता है एक बिहार वाइड डिबेट और एक बिहार वाइड डिस्कशन आर्थिक संबलता को लेकर के होना चाहिए। शायद समाजवाद की जो जड़ें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गहरी है बिहार में, जो शुरू बिहार से हुआ लेकिन खत्म हो गया। जो शुरू बिहार से नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि खत्म हुआ है। आइडियोलॉजिकल मूविंग सभी भी हम लोगों, पूरे समाज की आइडियोलॉजिकल मूविंग, पूरे राजनीति की एक्चुअली वो मूविंग समाजवाद की तरफ है। थोड़ा सा कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा हमें। बिना कैपिटल के आप समाजवाद नहीं ला सकते। अच्छा, आप सोचिए ना, हमारे हर 15 दिन के बाद हमारे घर में बुआ, माएं, दादियां सीधा निकालती हैं। वो सीधा निकलता है, फिर वो किसी गरीब परिवार को जाता है। ब्राह्मण परिवार को जाने की बात थी, लेकिन आप ब्राह्मण / उसको गरीब कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि वो आप
वो आप दलित समाज के उन लोगों में भी बांटिए, जिन परिवारों में बांटिए जिनकी जरूरत है। सीधा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समाजवादी कॉन्सेप्ट है वो। आप अपने रिसोर्सेज का वितरण कर रहे हैं, लेकिन पहले आपके पास रिसोर्स हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। शुभ्रास्ता जी, ये जो रिसर्च है या फिर जो आपने हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, या ये बात कह दे कि युवा बिहार को बदल सकते हैं, तो इसका एक पक्ष ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार शुड बी वेल वर्स्ड, कि वो इतना अच्छा उनका माइंडसेट हो जाए, उनका आईक्यू लेवल हो जाए कि वो अच्छा कुछ कर सके। मैं ये भी डेटा देता हूँ आपको, पटना के सरकारी विद्यालयों में बेंच नहीं है, पटना के, राजधानी का ये हाल है, तो बाहर का आप छोड़ दीजिए। टीचर नहीं आ रहे हैं, टीचर पे बात करनी जरूरी है। लगभग टीचर 20 साल से ये लोग हड़ताल पर है, क्योंकि आप अब एक बात समझ लीजिए, ये जो बिहार के टीचर्स हैं ना, ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते हैं, इनको नियोजित शिक्षक कहा जाता है। और अन्य राज्यों में टीचर्स क्या होते हैं, वो राज्य स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो टीचर खुश नहीं है ना, वो पढ़ा रहे हैं, स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, मिड डे मील के नाम पे खिलवाड़ चल रहा है। तो अब अगर सिर्फ सरकारी स्कूल को ही हम देखें, प्राइवेट तो बहुत स्कूल है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कमाई क्या है पूरे बिहार के लोगों का। तो इसको बदलने के लिए क्या सोचता है युवा आपके जैसे? मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं को ये एक मुहिम भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ इस चीज को लेकर के, कि हम जैसे युवा जो बाहर आ गए, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और उन को लगता है कि ठीक किया, पैसे वेस्ट नहीं किए माँ पिता के, हम लोगों को अपने अपने गांव जाकर के कम से कम अपने गांव के स्कूल को अडॉप्ट जरूर करना पड़ेगा। और जो शिक्षा हम लोगों को मिली, वो शिक्षा हम लोगों को उस शिक्षा का यूज अपने अपने गांवों को, अपने अपने कस्बों को डेवलप करने में लगाना ही पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करी, बहुत छोटे लेवल की मैं बात कर रही हूँ प्रशांत। दूसरी चीज ये है कि अब कोरोना के समय में जिस तरीके से डिजिटल मीडियम से न चाहते हुए भी बच्चे या पेरेंट्स को कंफर्टेबल होना पड़ा, उसको थोड़ा सा हमें और सशक्त कर करके, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। श्वेता नाम का एक लड़का है जैसे, अभी वो आई थिंक पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू में, स्कॉलर है जेएनयू में, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करता है। मुझे मालूम है कि घर में जब कोहबर बनाने वाली जो लड़कियां होती हैं वो कितनी अच्छी चित्रकारी करती हैं। अगर उनको श्वेता ऑनलाइन ट्रेनिंग सप्ताह में 1 दिन अगर दे दिया करें, बहुत कम शुल्क आएगा, हो सकता है जो लोग संबल हो वो शुल्क ना भी लें। अगर आप इस माध्यम से अपने बिहार में एक तरीके का डिजिटल एजुकेशनल रेवोल्यूशन छेड़ें, तो जिस गैप की आप बात कर रहे हैं कि जो चीज जरूरी है कि इकोनॉमी से जुड़ने के लिए जिन स्किल सेट्स की जरूरत है, जो बिहार सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, वो शायद हम जैसे लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत आगे बढ़ करके और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम इस टाइप की मानसिकता से ना करके जो करना है वो कर डालने वाली मंशा से अगर लोग आके करेंगे तो थोड़े चेंजेस मुझे लगता है कि आएंगे जरूर। पॉलिटिकल पार्टी पर अब टिप्पणी चाहूंगा, मैं नाम लूंगा और आप 5 लाइन में उनके बारे में बताइएगा। मैं चाहूं तो शुरू करता हूं आप ही वाले से, भाजपा बिहार के एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। जी, राष्ट्रीय बात मत करिएगा प्लीज। नहीं, मैं राष्ट्रीय बात नहीं करूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे पॉलिटिकल टिप्पणी क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए, बताइए, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जैसे लोग जो कि बिहार में हैं भी नहीं, मैं आपको ऐसा क्या पर्सपेक्टिव दूंगी जो आपने बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया अभी, जो ऑटो स्टैंड में जो आपने किया पटना हनुमान मंदिर के पीछे वाली जो कॉन्वर्सेशन हुई उनसे। जी बिल्कुल देखा मैंने, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ जनता जंक्शन को, और बहुत सारे ऐसे और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, विष्णु नारायण जी का भी जो बिहार मेल है, मैं सबको बहुत बहुत फॉलो करती हूँ। बिहारी डीएनए से आप राजनीतिक विश्लेषण और चर्चा को नहीं निकाल सकते, तो मैं करती हूँ फॉलो। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों पे, और ये जो एक मानसिकता है ना हम लोगों की, चाहे आपकी हो मेरी हो या नेशनल इंटरनेशनल रीजनल, सबकी जो एक मीडिया की जो एक मानसिकता है कि पढ़े लिखे लोगों से ही बात की जाए, वो गलत है। क्योंकि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति, और इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग वोट शायद डालने भी नहीं जाते हैं, आप नेशनल डेटा निकाल करके देखिए, जो लोग वोट दे रहे हैं उनकी आवाज मैटर करती है। उन लोगों ने आपको जो जवाब दिया, आगे भी जो आप जाएंगे और सुनेंगे, वो जवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जवाब से। बहुत ज्यादा परिपक्वता से मतलब आपने इसको हटा दिया और मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं अब नहीं पूछूंगा। पर्सनल पर आ जाते हैं। मिरांडा हाउस से बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ऐसी बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आधिकारिक रूप से नहीं जुड़ी हूँ।
मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना ही मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है कि मुझे उसके लिए कल मेरे समीकरण क्या होंगे, इसीलिए मैं रुक रुक करके बात करूं, मैं मीडिया में ना आऊं, मैं लोगों से बात ना करूं, ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी। जो हूं मैं आपके सामने हूं। और मैंने कारण बताया कि मैं क्यों नहीं टिप्पणी करना चाहती हूँ। मैं भाजपा पे टिप्पणी करूंगी, फिर आप जेडीयू पे पूछेंगे, फिर आप आरजेडी पे पूछेंगे, फिर ये छिटपुट 15 पार्टीज आई उसमें से आप कुछ एक नाम निकाल करके पूछेंगे। क्या मतलब है इस कॉन्वर्सेशन का? मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पे आप बात कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, अब आ जाइए थोड़ा निजी। मिरांडा हाउस से आपने पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उसके बाद आपने उनसे शादी की जो आपके जात के नहीं है। मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस बिहार को कनेक्ट कर दीजिए आप, और फिर अपना अनुभव 2 मिनट में बताइए। हाँ, इंटरेस्टिंग है। कैसे बदल दिया गया, कैसे बदल दिया उस मिरांडा हाउस को आप, मतलब उस मिरांडा हाउस ने आपको कैसे बदल दिया? आपके साथी ने आपको बिहार को लेकर क्या पर्सपेक्टिव दिया? और ये शुभराष्ट्र जो आज साड़ी भी पहनकर एक एटीट्यूड में है, लग रहा है कि हाँ ऐसा होता बिहारी तो मजा आता। क्या मतलब, क्या है इसका अनुभव? धन्यवाद प्रशांत। मुझे ऐसा लगता है मिरांडा हाउस ने मुझे चीजों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया, और उसने ये भी समझाया कि जो दृष्टिकोण मिरांडा हाउस या दिल्ली दे रहा है वो ही एकमात्र भारत का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, वो इंडिया का दृष्टिकोण हो सकता है। भारत के दृष्टिकोण के लिए मुझे वापस अपने गांव की आरियों पे चलना होगा, अपनी सखियों के साथ बात करना होगा, खोइछा लेते समय उनके दिल की बात सुन करके, और जो एनालिसिस की पर्सपेक्टिव है उस एनालिसिस से सॉल्यूशंस ढूंढना होगा। ये मिरांडा हाउस ने मेरे साथ किया। तो आप समझ ही सकते हैं मिरांडा हाउस के साथ मेरा खट्टा मीठा अनुभव है। बहुत प्रेम भी है उस इंस्टीट्यूशन से, और बहुत बहुत विद्रोह भी है उस इंस्टीट्यूशन के लिए मन में। जो आपने बात की ना कि कैसे कैसे जुड़े हैं ये तार, कई जगह पे ये तार टूटे हुए भी हैं। वो तार कैसे जुड़ेंगे, बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल, जिस वजह से मुझे लगता है कि कल्चरल राइट में विश्वास करती हूँ, वो वजह शायद यहीं पर है। मिट्टी से जो टूटा हुआ नैरेटिव है दूसरे पॉलिटिकल पक्ष का, जिसकी मैं धुर विरोधी हूँ, उस पक्ष को मिट्टी से जोड़ना, ये पर्सपेक्टिव मुझे लगता है मिरांडा के साथ खट्टी मीठी जो यादें हैं उसकी वजह से हुआ। मेरे जो पति देव हैं उनका पर्सपेक्टिव बिहार को लेकर के ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वो आते हैं और ट्रैफिक में फंसते हैं तो फिर वो कंपैरिजन, बिल्कुल वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ट्रैफिक में फंसने की बात से कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि यहाँ ये है, यहाँ वो है। लेकिन कौन जीतता है? अल्टीमेटली बिहार का प्रेम जीतता है, क्योंकि जब वो घर पे आ जाते हैं, जिस तरीके से दामाद जी का परिचय और स्वागत होता है, उसके बाद दामाद जी को मानना ही है। और हम लोगों ने तो श्री राम जी को जब मना लिया, तो ये तो खैर हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं उस पूरी श्रृंखला में। और आपने जो सवाल, आपने कुछ और भी सवाल पूछा था इसमें, मैं एक एटीट्यूड में रहती हूँ। हाँ, वो एटीट्यूड जरूरी है प्रशांत, खास करके हम जैसी ठेठ लड़कियों के लिए, जिनके लिए जगह बहुत कम होती है किसी भी फ्रंट पे। हम लोग आउटसाइडर्स हैं। सुशांत के साथ जो हुआ, आउटसाइडर होने की वजह से हुआ। मैं इस एटीट्यूड को कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि इसी एटीट्यूड की वजह से, ये एटीट्यूड मुझे एक्चुअली विरासत में मिली, मेरे पुरखों की विरासत है। ये जो एटीट्यूड है, ये बिहार का देसी फ्लेवर है। आप चाहे किसी को भी उठाइए, आप कर्पूरी ठाकुर जी को उठाइए, आप लोहिया जी को उठाइए, जेपी को उठाइए, बिना एटीट्यूड के तो कुछ भी नहीं हुआ है बिहार में। शुभराष्ट्र जी, मैं अग्री नहीं करती हूँ लालू प्रसाद जी की सारी पॉलिटिकल उस पे। नीतीश जी को आप देखिए, सब में एक एटीट्यूड है। बिना एटीट्यूड के आप बिहार में कैसे काम कर सकते हैं? आप बिहार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एटीट्यूड जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे आप? मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, इससे ज्यादा एक्टिव क्या होता है? नहीं, चुनावी पॉलिटिक्स में मैं चुनावी पॉलिटिक्स में भी अभी मैं काम तो करती ही हूँ। अपने चॉइस के पॉलिटिकल पार्टीज, अपने चॉइस के पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, अपने चॉइस के वैसे लोग जिनको मुझे लगता है सशक्त करना चाहिए, मैं कर रही हूँ। अगर आपका सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो मैं स्पष्ट मानती हूँ प्रशांत कि मैं दावेदारी कहीं से नहीं ठोक सकती। ये किसी भी, जो भी नेता एरोगेंटली ये कहे कि मैं आज से नेता हूँ, मैं उस नेतृत्व को सिरे से नकारती हूँ। अगर नेतृत्व की क्षमता मुझ में होगी, जनता कहेगी कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे नाम के साथ कि वो आगे बढ़े, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती। इसीलिए मैं ना नहीं कह रही, लेकिन अभी मेरी जो पर्सनल प्रायोरिटीज लाइफ में कुछ और है। मुझे प्रोफेशनली बहुत कुछ अचीव करना है, और मैं बिल्कुल राजनीति कर रही हूँ। मैं इससे ज्यादा सक्रियता, मुझे नहीं लगता कि एक्टिव पॉलिटिशियन भी उतनी सक्रियता, बहुत सारे एक्टिव पॉलिटिशियंस भी उतने सक्रिय नहीं होंगे जितनी मैं हूँ। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था शुभराष्ट्र जी
कि आपके जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर उनके एक प्लान को भी प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो वो बिहार के पर्सपेक्टिव में बहुत बेनिफिशियल होगा। ये बात से हम कभी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर एक एक्टिव पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के बाद चाहे वो विधायक बन जाए, कहीं पे वो मंत्री बन जाए, तो वो जितना बदलाव कर सकता है एक आम आदमी नहीं कर सकता है। तो आप मेरा पर्सपेक्टिव अब फिर से मैं ब्रॉड कर दे रहा हूं कि आपका उन युवाओं को जो अभी ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, जो अभी ये सोच रहे हैं कि यार ये नेताजी ठीक नहीं है, हम होते तो बदल देते, कैसे आएंगे वो? क्योंकि आप तो यहाँ से चल गई है वहां, तो आपका अनुभव क्या बताता है और उनके आने के बाद वो क्या कर सकते हैं? हाँ। जी, मैं इनफैक्ट पहले जो आपने शुरुआत की थी और पहला सवाल आपने पूछा था कि आप बिहार में क्यों नहीं है, वहीं से बात करना चाहती हूँ। हाँ। पहले मैं बिहार में आना जाना रहना, आत्मसात करना, लोगों से मिलना जुलना पहले मैं शुरू करूंगी, उसके बाद शायद वो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, जिस चुनावी राजनीति की आप बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा ना, मेरा वो हर व्यक्ति का एक स्टाइल होता है, मेरा वो स्टाइल नहीं है कि मैं घोषित कर दूं कि अगली उम्मीदवार मैं, ये स्टाइल नहीं है मेरा। लोगों का हो सकता है, शुभकामनाएं उनको, ये स्टाइल नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं रखती इससे, क्योंकि मैंने देखा है चीजों को और मैंने ऐसे पॉलिटिकल मैंने ऐसे लीडर्स के बारे में पढ़ा है, मैंने ऐसे लीडरशिप वैल्यूज को लेते हुए मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। आई डोंट बिलीव इन दिस। मुझे सबसे पहला पैसा मेरे अपने जब भी मैं राजनीति करूंगी अपने पैसे से राजनीति करूंगी, पिताजी के पैसे से नहीं करूंगी। जब भी मैं राजनीति करूंगी मैं ये इंश्योर करूंगी कि मैं अपने साथ 4 और युवाओं को लेकर के चल सकूं। जब तक ये दमखम मेरे में नहीं होगा मैं एक्टिव राजनीति में कदम नहीं रख सकती। और मैं ये जो भी मैं बात बोल रही हूँ ये काफी वरिष्ठ लोगों से बात करके, काफी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से और उनके अनुभव, अपने जीवन के अनुभवों से मैं सुन करके समझ करके ये बात कर रही हूँ। उन युवाओं के लिए जो आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। इनफैक्ट बहुत बड़ी लग्जरी है कि वो अपने प्रदेश में है। मैं इस लग्जरी शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर हम जैसे लोग जो कि बाहर रह करके करने की कोशिश करते, तार जुड़ते हैं ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जब कला, अभी कोरोना के समय लोक कलाकारों को लेकर के एक छोटा सा इनिशिएटिव था, चौखट की गूंज कार्यक्रम। जी, वो एक एनजीओ है, नोएडा बेस्ड एनजीओ है, उनके साथ बात करके मैंने शुरू किया वो काम। मैंने कोई काम नहीं किया प्रशांत, काम सारे युवाओं ने किया। वो सारे पॉलिटिकली एक्टिव युवा हैं, किसी न किसी, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के युवाओं का मुझे समर्थन मिला, लोगों ने साथ मिलकर के काम किया। इस तरीके का काम लोग जब युवा आएंगे अपने जिले, अपने मंडल, अपने बूथ, इन सभी चीजों की, इन सभी छोटे छोटे यूनिट्स की जिम्मेवारी उठाते हुए काम करना चाहेंगे, तो हम लोग तो खड़े हैं। मैं तो आंचल पसार करके खड़ी हूँ कि आप बताइए ताकि मैं कुछ और कर सकूं। एक बार इलेबोरेट कर दीजिए, आपने चौखट की गूंज में क्या क्या किया था? क्योंकि मैंने भी देखा बड़े बड़े हस्तियों ने उसको शेयर किया था, आपको टैग करके, और हैशटैग चौखट की गूंज चल रहा था। तो मैं ऊपर ये समझ पाया कि उन छोटे कलाकार जो परेशान है कोरोना के काल में, उनके लिए कुछ था। लेकिन प्लीज एक बार इलेबोरेट कर दिए ताकि लोग ये जान भी जाए कि ये है क्या। देखिए, लोक कलाकार हमारे समाज में कोरोना के समय जितना दंश उन्होंने झेला, मुझे लगता है बहुत कम कम्युनिटीज ने वो झेला, स्पेशली बिहार में। इसलिए क्योंकि बिहार में जो लोक कलाकार होते हैं वो मूलतः किसान होते हैं या वैसे काम करते हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए काम करने वाले लोग होते हैं। उनकी नाक भी बहुत होती है, नाक बहुत होती है इन द सेंस कि वो हाथ नहीं फैलाते किसी के साथ कि मेरे पास आर्थिक समस्या है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ऐसे कलाकारों को संबल बनाना और उसके साथ कभी उन्हें ये फील ना होने देना कि वो गरीब हैं अतः उनकी मदद की जा रही है, बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे पास। तो जो अनहद एनजीओ है उनसे बात करके हम लोगों को लगा कि अगर उनके सामने ये ऑप्शन दिया जाए कि आप हमारे सामने आधे घंटे का परफॉर्मेंस दीजिए, आप वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजिए। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये सारा काम हुआ, वो हमारे पास है। और जैसे ही हमारे पास परफॉर्मेंसेस आई, हमने उनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए, सम्मान राशि, और उनको यथासंभव राशन की मदद प्रोवाइड करवाई गई। ये कार्यक्रम इसेंशियली था चौखट की गूंज। लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था अनहद एनजीओ का, वो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि आप कलाकारों के सम्मान को बरकरार रखते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। बिल्कुल। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ प्रशांत, कि एक युवा हर कुछ नहीं कर सकता। आपका कुछ स्किल सेट होगा, मेरा कुछ स्किल सेट होगा। कोलैबोरेशन की जरूरत
स्पेशली बिहार जैसे प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ग्राउंड पे भी जिन युवाओं को आपने कहा कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, आप अपना स्वधर्म पहचानिए, जिसको गांधी जी जिसको स्वधर्म कहते थे। अगर आपका स्वधर्म बोलना लिखना पढ़ना है, आप उसमें रत होइए। अगर आपका स्वधर्म सामाजिक कार्य करना है, आप उसमें रत होइए। सामाजिक कार्य करते करते आप कर्पूरी ठाकुर जी जैसे बन सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ रेवोल्यूशन करने वाले लोग जेपी बन सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस बन सकते हैं। उदाहरण हमारे पास है। लेकिन कोलैबोरेशन की स्पिरिट से कभी भी मत अपने आप को अलग कीजिए, और ये मत सोचिए कि आप ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है और आप ही सब कुछ कर ले जाएंगे। संभव नहीं है, संभव नहीं है। पास्ट में चलते हैं शुभरास्ता जी। आपका एक लेख है, लेख एक का टाइटल ये है, बिहार फेक टॉपर रूबी राय इज नॉट द कल्प्रिट बट द विक्टिम। जी। उसमें आपने एक लाइन लिखा है जो रूबी राय ने कहा था कि मैं सिर्फ पास करना चाहती थी, मुझे इन लोगों ने टॉप करा दिया। बिहार का एजुकेशन सिस्टम ये है। और उस वक्त आपने ये भी लिखा था कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई के माहौल को फेस किया है, बाहर से लेकर बिहार तक। वो स्टैंड अभी बरकरार है, वही स्थिति अब भी है कि कुछ बदल गया है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आया है? कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं बदला है, वो स्थिति अभी वही है। एक सिर्फ अच्छी बात ये हुई है कि नीतीश जी के कार्यकाल में पहला जो उनका टर्म था, उस समय जो साइकिल वाली जो योजना शुरू हुई और उसकी लड़कियां जिस तरीके से साइकिल पे बैठ करके स्कूल जाने लगी और जिस तरीके से शिक्षा सार्वभौमिक हुई, सिर्फ ये एक इंटरवेंशन है जिसकी बात मैं कर रही थी उस समय। और मैं मानती हूँ कि ये बहुत बढ़िया और बहुत युगांतकारी काम था जो उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ जो सेकंड जो इशू है, मेन मुद्दा ये है, समाज वाला जो मुद्दा है, कि जब तक आप अपने दिल से और जहन से ये बात नहीं निकालेंगे कि लड़कियों का काम पढ़ाई लिखाई नहीं है, प्राइमरी काम यही है कि वो चूल्हा चौका संभाले या उनकी जल्दी से शादी हो जाए, वो मेंटालिटी तो आज भी है ना प्रशांत। लोग ग्रेजुएशन, 10th, +2 और ग्रेजुएशन एक तरीके से अच्छी शादी के पड़ाव होते हैं। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी सार्वभौमिक रूप से, अपवाद के रूप में आप मेरा एग्जाम्पल या 4-5 लड़कियों का एग्जाम्पल दे देंगे तो वो बात नहीं है। सार्वभौमिक रूप से जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक समस्या है। शुभरास्ता जी, अंतिम सेगमेंट पे अपन आ गए हैं। अब आपके इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम खाने की चीजों से भरा हुआ है, और जैसा कि मैं अब बड़ा आदमी धीरे धीरे हो रहा हूं, तो आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, तो उस पे भी दिखता रहता है। और अच्छी बात यह है कि बिहारी व्यंजन होता है। मैंने बहुत लोगों को दिखाया, एक्चुअली लोग मैं कहता हूं कि शुभरास्ता जी से मेरी बात होती है, वो कहते हैं उनका माइंड ऑफ थिंकिंग क्या है, तो मैंने कहा देखो मेरी ये बात नहीं होती, लेकिन जब वो फोटो देखता हूँ ना जिसमें बिहारी व्यंजन बना होता है, अंदर से मेरे को लगता है वाह यार क्या बात है। और इंस्टाग्राम पे देखिए भरा हुआ है। इसका क्या मतलब, फूड ब्लॉगिस्ट बनना चाहती थी कि इसका कुछ मतलब खाना बनाना बहुत पसंद है? नहीं, कोई मतलब नहीं था। फेसबुक और ट्विटर इतना पॉलिटिकल हो चुका है कि मैं उससे रिफ्यूज पाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़े मुझसे, वो मेरे पॉलिटिकल पक्ष को ना देखते हुए जुड़े, बस यही है इसका इंटेंशन। इसीलिए मैं वो मेरे लिए चिल का प्लेटफॉर्म है। और बिहारी व्यंजन सिर्फ डालती हूँ ऐसा तो नहीं। पिज्जा कल परसों मैंने शायद पिज्जा की फोटो डाली है। देखिए खाना पीना मुझे पसंद है और अलग अलग तरीके के व्यंजन खाना पसंद है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि वेजिटेरियन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैं वेजिटेरियन हूँ तो वही खाती हूँ, इसीलिए उसी टाइप के फोटोज भी आपको मिलेंगे उस पे। और बिहारी व्यंजन तो मैं मिस ऑब्वियसली जो व्यक्ति गाँव में पला बढ़ा हो, जिसने शहतूत की चटनी खाई हो और नेनुआ की चटनी खाई हो, तो कैसे वो बिहारी व्यंजन को कब दूर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। एक समस्या मुझे बहुत है लिट्टी चोखा के साथ जो बिहार को जोड़ दिया गया है, और लिट्टी चोखा के अलावा एज इफ आइडेंटिटी नहीं है बिहार की। क्लीशे लाइन बोलते हैं ना, वो क्लीशे खाना हो गया हमारा ये, जहाँ जाओ वहाँ लिट्टी चोखा ही होता है। पति साहब कैसे हैं आपके? बिहार को एक्सेप्ट कर चुके हैं पूरी तरीके से? घर आना अलग बात है कि ससुराल है, घर आना तो अलग बात, ससुराल तो आना ही पड़ेगा वरना आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दिल में बिहार के लिए जगह बना पाई हैं आप? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत लंबी चर्चाएं हमारी होती हैं बिहार को लेकर के, बिहार के विजन को लेकर के, पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर के। तो बहुत अस्ट्यूट है उनकी अंडरस्टैंडिंग। और जनरली भी मैं ये मानती हूँ, मैं सिर्फ वो पत्नी है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो भी बैकग्राउंड उनका रहा, जिस तरीके से उनकी पढ़ाई हुई और जो एक्सपोजर उनको मिला, और जिस तरीके के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स करके उन्होंने वापस इस दुनिया में कदम रखा जो दुनिया बिल्कुल नहीं थी, और काफी अच्छा कर रहे हैं।
तो उस फ्रंट पे मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और बिल्कुल बिहार इज अ वेरी इमोशनल इशू बिटवीन अस, दोनों के लिए इमोशनल है। वो बिहार की लड़कियां जो लव मैरिज करना चाहती हैं, शुभ्रास्ता क्या कहेंगे उनके लिए? मैं कहूंगी बिल्कुल आगे बढ़ करके विद्रोह करना हो तो आप विद्रोह करके कीजिए, क्योंकि विवाह एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लड़की और लड़के दोनों के जीवन में। अगर जीवन साथी आपके मन का नहीं हो, और आप मन का नहीं हो इन द सेंस कि अगर वो आपको ना समझे और आप उनको नहीं समझ पाइएगा, तो दो लोग नहीं, क्योंकि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं। दो फैमिलीज, दो खानदान, दो परंपराएं जुड़ रही हैं। अगर वो मिलाप नहीं हो पाता है तो जीवन भर के लिए वो समस्या होती है। इसीलिए बिल्कुल लड़िए, डटिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, कोशिश कीजिए भाग के शादी मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रेम से, आराम से, उसके बाद समझाइए। हम जैसे लोग हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे जैसे और कई लोग हैं, उनको रीच आउट कीजिए। कोशिश कीजिए दोनों परिवार माने और खुशी खुशी शादी कीजिए। पॉलिटिक्स या सोशल एक्टिविस्ट? दोनों में से कुछ भी नहीं। एक आम महिला, एक आम पढ़ी लिखी महिला जो अपने तरीके से घर और बाहर संभाल रही है। अब ये सवाल कि जनता जंक्शन को आपने पहली बार कब देखा? जनता जंक्शन मैं फेसबुक फीड स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मुझे लगता है जैसे ही देखा वैसे ही मैंने बात की, हमारे कॉमन फ्रेंड्स से, और मैंने आपसे बात की। तो ये फेसबुक के थ्रू मुझे पता है। ओके, अब ये अंतिम सवाल, जब चुनाव बीत जाएगा, जब सब कुछ बदल जाएगा, मान लीजिए कि आज से 10 साल बाद शुभ्रास्ता बहुत बड़े पद पर पहुंच गई, दो ऐसा काम बताइए जो आप बिहार के लिए करेंगे। एक तो बिहार को कल्चरल आइकॉन बनाने के लिए जो भी काम किए जाने चाहिए, उसमें बहुत सारे काम हैं, जिसमें एक फिल्म इंडस्ट्री, बिहार की अपनी फिल्म इंडस्ट्री हो, और मतलब अभी है फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कहूंगी नहीं है, लेकिन एक जिस फिल्म इंडस्ट्री की हम कल्पना करते हैं, जो बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, उस टाइप का कुछ एक जरूर मैं वो क्वालिटी। साहित्य के क्षेत्र में मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे बहुत सारे साहित्यकार, बहुत उम्दा साहित्यकार, जो जिनको वो मंच, वो प्लेटफॉर्म, वो पहचान नहीं मिल पा रही है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। और मैं बिहार की में इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करना चाहूंगी। चलिए, कल्चर का पक्ष, दोनों ये जो लास्ट की जो दो चीजें मैंने बोली, वो कल्चर में ही आ जाएगा। कल्चर और इंडस्ट्री, ये दो चीजें मेरे काफी क्लोज हैं। मतलब मेरी आदत ये है कि मैं 2-3 चीजों को जोड़ लेता हूँ। अगर हमारा कल्चर बढ़ गया, अगर लाई बिकने लगा पटना के उस गांव में जहां उसकी प्रसिद्धता है, तो वहां रोजगार भी उस कल्चर के कारण ही मिल जाएगा। और अगर फिल्म इंडस्ट्री बन गया तो हर चीज इंटरकनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये शुभ्रास्ता थी, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, द चर्न। मैं 2 बार नाम ले चुका, इसलिए नाम ले चुका क्योंकि ये सार्थक बातचीत करती हैं। इनकी बातचीत से कुछ परिणाम निकल कर आएगा, उस हो हल्ला से दूर, जो आपको कहीं अन्य टीवी पर नहीं मिलेगा। बाकी जनता जंक्शन भी बढ़िया है, देखते रहिए। और अंत में शुभ्रास्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इंटरव्यू करने का मौका दिया। आमतौर पर लोग आजकल देते नहीं है। नहीं, आप उन लोगों से जरूर इंटरव्यू लीजिए। मैं दोबारा से कहना चाहती हूँ, और ये सारे जितने भी लोग डिजिटल स्पेस में इंटरव्यू कर रहे हैं, इसको ट्रेडिशनल मीडिया मत बनने दीजिए। बिहार में ऑलरेडी ट्रेडिशनल मीडिया जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी उसकी खत्म हुई है, उसके लिए लंबी चर्चा का कोई विषय नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को पॉलिटिशियन कह रहा है, अगर वो मीडिया से बात नहीं कर रहा, अगर वो जनता से बात नहीं कर रहा, प्रेस रिलीजेस के थ्रू और वीडियोस के थ्रू अगर आपसे संवाद कर रहा है, वो उस व्यक्ति को आपको जरूर चैनल्स पे लेकर के आना चाहिए, बात करनी चाहिए। क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है, ये छला जा रहा है, हमें ये क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, बहुत निराशा हुई। हम लोग जैसे लोग मतलब वी फंडेड हिज कैंपेन आल्सो। तो आज काफी अफसोस हो, बिल्कुल आज काफी अफसोस होता है ये देख करके कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट जिसमें इतनी संभावना थी, वो इस तरीके से बिल्कुल पराभव हो गया उसका। तो ये इंश्योर कीजिए कि बिहार में जितने भी 15-20 जो नए चेहरे जो आ रहे हैं, उनको ग्रिल किया जाए, उनकी फंडिंग पे ग्रिल किया जाए, बैकग्राउंड पे ग्रिल किया जाए, और तब एक सार्थक बहस के बाद जो भी व्यक्ति आपको लगता है या जो भी पार्टी आपको लगता है कि बिहार के लिए अच्छा कर सकती है, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए उसका। बिल्कुल ग्रिल किया जाएगा। हम जनता जंक्शन में किसी को छोड़ते नहीं बिना सवाल पूछे। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रास्ता जी, और आशा करते हैं कि आप जब बिहार आएंगी तो एक बार हमें बैठकर पर्सनल इंटरव्यू भी देंगी और उसमें ज्यादा बातचीत होगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।